नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज दूसरे चरण के मतदान का जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है और परसों मतदान होना है। लेकिन परसों सिर्फ दूसरे चरण का मतदान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी चुनाव है। 70 के 70 सीटों पे, आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, और गोवा की 40 सीटों पर भी, यानी गोवा जो विधानसभा है उसमें 40 सीटें हैं, उस पर भी मतदान होना है। यानी 3 प्रदेशों में चुनाव। उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज 10 तारीख से हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज 14 तारीख को, परसों यानी कि सोमवार को, और उसके साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में एक ही फेज में 70 उत्तराखंड और 40 गोवा की विधानसभा सीटों पर मतदान करवा करके चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे, खासकर उत्तराखंड और गोवा में। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है उसमें 7 चरणों में, यानी कि इसके बाद भी 5 चरण बाकी रहेंगे। और उसके साथ साथ मणिपुर में भी है 2 चरणों में। मणिपुर में आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने वहां को रीशेड्यूल किया है। वहां के जो चुनाव हैं, जो पहले 27 मार्च को और 27 फरवरी को और 3 मार्च को होने थे, अब वो 28 फरवरी को और 5 मार्च को होंगे। तो मणिपुर में चेंज है, लेकिन बाकी जगहों पे वैसे ही है। और पंजाब में भी चेंज पहले हो चुका है। पंजाब में भी पहले 14 मार्च को ही होना था, 14 फरवरी को होना था, लेकिन अब 20 फरवरी को होना है चुनाव। तो पंजाब की तैयारियां चल रही हैं, उत्तराखंड की तैयारियां, गोवा की तैयारियां और मणिपुर की तैयारियां। उन सबके बीच उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसका सूरत हाल हम आप तक हमेशा पहुंचा रहे हैं, रोज पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खेला हो गया है जैसा कह रहे हैं लोग। लेकिन क्या चुनाव से पहले ही हार मान ली है बीजेपी ने? यह बड़ा सवाल है, और इसी सवाल की आज तहकीकात करेंगे हम। और इस तहकीकात में बहुत सारे साथी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास 2 साथी जुड़े हुए हैं। आइए दोनों से सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पासपोर्ट जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं आज समय से पहले आपके पास। लेकिन फिर भी 6:30 बजे कहा था, माफ करें, कुछ मिनट लेट आप लोगों के बीच हम आए हैं, इसके लिए माफी भी चाहते हैं। और हमारी संवाददाता परवीन शेख जो हैं वो आज दिन भर रामपुर, मुरादाबाद और अब थोड़ी देर बाद शायद अमरोहा पहुंचने वाली हैं, और वहां के दौरे कर रही हैं। और वहां से क्या कुछ है, रामपुर जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है और आजम खान का गढ़ है, और रामपुर में क्या कुछ है वो भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि मुरादाबाद में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मुरादाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए भी क्योंकि मुरादाबाद प्रियंका गांधी वाड्रा उनका ससुराल है। वहीं बहुरानी जो हैं अभी काफी प्रचार करती हुई नजर आई मुरादाबाद में, और कहा जा रहा है कि मुरादाबाद शहर में भी कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी है। लेकिन अमरोहा भी है। तो अलग अलग जगहों पे हमारे संवाददाता क्या कुछ वहां की खबरें दे रहे हैं वो भी हम आप तक बताएंगे। इन सब के बीच जो हम आज लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले हारी बीजेपी, इससे पहले, हालांकि ये हेडिंग देने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी के बिगड़े बोल लिखते हैं। बिगड़े बोल इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं उनके बोल इतने, या कहें तो बिगड़े बोल से भी ज्यादा सटीक होता गंदी बात, क्योंकि बहुत गंदी गंदी बातें करने लगे हैं ये लोग। और क्या इन लोगों के, इन नेताओं, बीजेपी के नेताओं की गंदी बातों को जनता बर्दाश्त करेगी? क्या जनता इसके बाद भी उन्हें जीत का स्वाद चखाएगी? ये बड़ा सवाल है, और इसकी तहकीकात भी आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव आज चुनाव प्रचार में हैं लगातार, आज भी थे, और क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जहां भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहीं सरों पे जो लाल टोपी हमें दिखाई दे रही है, न केवल हमारा मैदान भरा है, दीवालों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, छतें भरी हुई हैं, और हमारे कुछ साथियों ने साइकिल की ऊंचाई बढ़ा दी है पीछे। मैं देख सकता हूं कि बड़ा उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है
कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को भी वोट डालना है, और बदायूं के लोगों को, संभल के लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को, बताओ बदायूं के लोगों कितने वोट से जिताने वाले हो और सीटें कितनी जिताने वाले हो। इस बार तो लग रहा है पहले से ज्यादा तैयारी है। एक भी सीट कोई दल नहीं जीत पाएगा, पूरा सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? तो बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ये भीड़ आप देख रहे होंगे, लाल टोपी, जिधर नजर दौड़ाइए लाल टोपी। ये जगह कौन सी है आपको बता दो, ये जगह है बदायूं। और बदायूं से ही हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी आते हैं, उनका गृह जिला है। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या बदायूं पूरा का पूरा साफ है? हमेशा की तरह बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन चले, बदायूं की ये तस्वीर आप देख रहे थे और उसमें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अखिलेश यादव जो हैं वो जबरदस्त उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट दीपक जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो भीड़ अभी आप देख रहे थे अखिलेश यादव की बदायूं में, ये भीड़ कुछ तो कहती होगी, आपकी नजरों से क्या कहती है ये भीड़? निश्चित रूप से इस समय जो है सपा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और जैसी कि अपेक्षा थी कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है, और इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश की उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी भी रैलियां हुई हैं, जितनी भी सभाएं हुई हैं, इनमें ये सबसे जबर रही है। और वो जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो तो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो है सारी सीटें और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, वो सपा को ही मिलने चाहिए। पहले चरण में भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही कम सीटें जो हैं ये भाजपा के पक्ष में जा रही हैं। राजीव जी, अब तो मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं, एक उत्तर प्रदेश के 2 अधिकारियों का एक ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, बड़ा जबरदस्त। जिन लोगों ने नहीं सुना है, अपने दर्शकों ने, उनको भी इसको सुनना चाहिए। देखिए, अधिकारी जो होते हैं वो बड़ी सटीक जानकारी रखते हैं। इसमें 2 अधिकारियों की बात हो रही है, जिसमें एक अधिकारी बता रहा है कि काफी वहां पहले चरण में तो सफाया हो गया, जो दूसरा चरण अब जो आने वाला है उसमें तो लगता है कि पूरा का पूरा साफ हो जाने वाली है भाजपा। तो सुपड़ा साफ का एक तरह से ये सीधा सीधा नजारा हमारे सामने नजर आ रहा है। हमारी संवाददाता वहां पर है, वो और आपको और हम सबको बेहतर जानकारी भी दे सकती है। लेकिन यह है कि सपा की ताकत लगातार बढ़ रही है और कांग्रेस की बढ़ रही। मुझे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह वीडियो देखकर भाजपा के अगर हाथ पांव न फूले तो ही आश्चर्य की बात है। राजीव जी, भाजपा के हाथ पांव ना फूले, बहुत तो ये आश्चर्य की बात है। लेकिन भाजपा के हाथ पांव नहीं फूल रहे हैं, बल्कि उनके जुबान जो हैं वो बहुत ज्यादा खुल गए हैं। जुबान कैसे खुले हैं उसका उदाहरण भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले रामपुर में आजम खान का गढ़ है, और वहां थी आज हमारी संवाददाता परवीन शेख ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ समझा, आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और तब तक जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, वो भी समझेंगे कि क्या कुछ है। और आप दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप जिस एरिया में हैं वहां का सूरत हाल आप जरूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग जितना हो सके हम कवर कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप जानते हैं कि 14 तारीख यानी परसों न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज का मतदान है, बल्कि उत्तराखंड और गोवा में भी मतदान है। और परसों भी हम आपके सामने
पेश होंगे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी खबरों को, बहुत सारे विश्लेषकों के साथ, बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में आप लोगों के बीच होंगे। लेकिन अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं रामपुर से। तो डीबी लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है रामपुर में, जो आजम खान साहब का गढ़ माना जाता है। 9 बार के विधायक हैं और मौजूदा वो यहां से कहें कि सांसद भी हैं, लेकिन फिलहाल जेल में है। लेकिन उसका कितना असर होगा ये भी हम बात करेंगे। रामपुर के ही कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ का चुनावी मूड क्या है और कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ पर हावी रहने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिल सकता है और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। क्या नाम है साहब? मेरा आफ्ताब खान। आफ्ताब साहब, क्या लगता है आजम खान साहब जेल में, लेकिन उसके बावजूद वो चुनावी मैदान में? आजम खान का यहाँ बहुत अच्छा असर है रामपुर के अंदर, और जितना विकास इस सरकार में नहीं हुआ जितना समाजवादी सरकार में हुआ है। और आजम खान ने खास करके रामपुर में लाइट, पानी की थी और अस्पताल की जितनी सुविधा दी है किसी सरकार ने नहीं दी है। वो दिखाई देता है यहाँ पर, जब हम रामपुर में एंटर हुए तो हमें भी यहाँ पर विकास दिखाई दे रहा है और उनके किए गए काम भी। जी 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 जी। और मेरे हिसाब से तो यहाँ समाजवादी जो है 100% जीतना आजम खान को चाहिए। शायद क्या लग रहा है, जो आपके सिटिंग एमएलए हैं खान साहब, वो आपके हालचाल पूछने आए कि नहीं यहाँ पर 5 सालों? हाल चाल पूछने आए नहीं आए, लेकिन यहाँ पे तो समाजवादी आ गई जी। अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, अखिलेश ही मुख्यमंत्री तो आपके यहाँ पे जो पहले ही समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए नसीर अहमद खान, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम है, जो विकास कार्य वो नहीं हुए, ऐसा लगता है आपको भी? विकास हुए हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं थी जितना उनके अंडर में विकास था पहले करे थे। कुछ रोड भी डाले थे, कुछ कब्रिस्तानों की बाउंड्री करी थी, कुछ शमशानों का भी काम करा था उन्होंने। काम काफी करे हैं उन्होंने। बीजेपी में तो कुछ भी नहीं हुआ जी। क्या नाम है आपका? भीमसेन। भीमसेन जी, आप खुद इस निवासी हैं यहाँ के, इस विधानसभा क्षेत्र के। आपको क्या लग रहा है, क्या है ऐसे बड़े मुद्दे या मुद्दे सोच के आप वोट डालेंगे या उम्मीदवार? नसीर खान विधायक बने यहाँ के, उन्होंने 5 साल घर में से लेकर के नहीं देखा किसी हिंदू का, मुसलमान का, किसी का काम नहीं किया उन्होंने। घर में से निकले, जो भी संसद का पैसा है वो वापस कर दिया उन्होंने। पैसे से तो काम होगा? क्या काम होगा बताओ? अब सड़कें हैं, ये सड़कों पे घिसटते रहो, चलते रहो, क्या फायदा उससे? क्या है? हमारे रामपुर का कोई एमपी नहीं है, कोई विधायक नहीं है। जो काम करे, कौन करेगा काम? विधायक तो करेगा। लेकिन एमपी जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया है, तो जेल वाले जाने किसने डाला, किसने क्या करा, वो हमने तो डाला नहीं जेल में भाई। वो तो अपने कर्मों से फंसे पड़े, कैसे फंसे पड़े वो तो वो जाने। हमने तो डाला नहीं जेल में। ये तो अपने अपने कर्म है। जोगी जी को उन्होंने जेल में डाल दिया, जोगी जी ने उन्हें जेल में डाल दिया। मुकुंद, क्या लग रहा है रामपुर में? रामपुर में सब सपा निकलेगी, सब सपा पूरा। बेरोजगारी मुद्दा, पेंशन, जैसे हम नौकरी नहीं कर रहे तो मेरे परिवार के लोग कर रहे हैं, तो उनको तो पेंशन मिलेगा। इस उद्देश्य से पूरा परिवार जो है, सब रिश्तेदार जहाँ जहाँ सब सपा के पक्ष में है कि अखिलेश जी को लाएंगे और यहाँ का नक्शा जो है परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर आजम खान जो है वो इस वक्त जेल में है, क्या लगता है उससे कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैडम, सब लोग आजम खान की तरह आजम खान बनकर लड़ रहे हैं और उनको बहुत बड़े मतों से जो है यहाँ से विजयी बनाएंगे। तो सिर्फ रामपुर या 5 विधानसभा से? जो विधानसभा में भाजपा का बोहनी नहीं होगा मैडम, सब सपा। तो यहाँ पर अखिलेश की जो साइकिल है वो रामपुर में और तेजी के साथ दौड़ लगाने वाली है, ये साफ कर दिया। वैसे भी ये सपा का गढ़ है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 9 बार से विधायक हैं। नाज़िर अली, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि 5 पिछली बार हमने देखा था जब मोदी लहर थी तब 2017 में 3 सीटें फिर भी समाजवादी पार्टी ने जीती, 2 बीजेपी के खाते में। इस बार क्या? इस बार 5 सीट समाजवादी के खाते में जाएंगी। 5 सीट समाजवादी निकाल के लेके जाएगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको कितना इत्तेफाक रखते हैं जो मुकदमे उन पे लगाए गए, क्या वाकई में वो झूठे 100 से ज्यादा मुकदमे? वो मुकदमे झूठे हैं, क्योंकि जो भी जमीन है उनका सबका बैनामा है, और जिन्हें भी जो मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के जो मुकदमे हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि ये जो है नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और उन्हें इसी चक्कर में उन्होंने फंसाया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम हक के साथ हैं। जो हक की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनका भी साफ तौर पर कहना है कि आजम खान के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए वो पूरी तरह से झूठे और फर्जी। क्या नाम है आपका? जहीर अहमद। जहीर साहब, आपका क्या लग रहा है, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल और क्या है मुद्दे? समाजवादी
वजह? पांचों की पांचों सीटें समझो, बताइए ना कोई काम अगर आजम खान ने आज तक कोई गलत करा हो तो बताइए कि कोई कह ही नहीं सकता। जेल में अपोजिशन वाले बेवजह के मुद्दे उड़ाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है मैडम, बताइए कहाँ रामपुर में कभी बनी है आज तक? सन 47 से लेकर जिस दिन से देश आजाद हुआ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी मिली किसी को? पढ़ने लिखने की इतने मजे की जगह मिल गई और इससे ज्यादा क्या चाहिए? और अखिलेश सरकार में लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप देने का मतलब तो आप खुद जानते हैं कि जब चलाएगा इंसान तो उसकी बुद्धि तेज होएगी। जब अखिलेश साहब आए तो उनका दर्द भी छलका यहाँ पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नहीं है जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसका क्या ये सिर्फ एक इमोशनल कार्ड था या कुछ और? नहीं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं पड़ने का। वो होते तो और बढ़िया होता, नहीं है। और वो अगर नहीं है तो हमें कमी खल रही है, वो नहीं है तो हमें कमी खल रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सीट उनके हाथ से जाएगी। पहले के मुकाबले में ज्यादा वोटों से जीतेंगे और पांचों ही प्रत्याशी जीतेंगे। तो ये सुन रहे थे आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, ये सुन रहे थे हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी परवीन शेख। वो रामपुर के लोगों से पूछ रही थी कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, और एक तरफा वहां की बातें आ रही थी, आप लोगों ने सुना। यही ग्राउंड रिपोर्ट है जो दिखाने की कोशिश हम करते हैं कि कहां क्या कुछ चल रहा है। और थोड़ी देर बाद परवीन खुद जुड़ेंगी हमारे साथ और आप सबके सवालों का जवाब भी देंगी। और इस वक्त परवीन जो हैं वो मुरादाबाद में हैं। मुरादाबाद में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर अमलेंदु उपाध्याय जी अगर आप जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज आ रही हो, तो बदायूं की एक जो तस्वीर थी, जरा मैं चाहूंगा एक बार फिर से अखिलेश यादव की जो तस्वीर है और जिसमें इतनी जबरदस्त भीड़, उस भीड़ को देख करके क्या भाजपाइयों की हालत पतली नहीं हो जाएगी? जरा देख लेते हैं उस तस्वीर को, उस वीडियो को, विजुअल्स को। छोटा सा एक क्लिप दिखाइए ताकि, क्योंकि अमलेंदु जी भी देखें। अमलेंदु जी खुद बदायूं से बिलोंग करते हैं, तो जरा अपने शहर की तस्वीर देख लें और उस पर टिप्पणी तो जरूर चाहूंगा इनकी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जहां भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहीं सरों पे जो लाल टोपी हमें दिखाई दे रही है। न केवल हमारा मैदान भरा है, दीवालों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, छतें भरी हुई हैं और हमारे कुछ साथियों ने साइकिल की ऊंचाई बढ़ा दी है पीछे। मैं देख सकता हूं कि बड़ा उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को भी वोट डालना है, और बदायूं के लोगों को, संभल के लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को, बताओ बदायूं के लोगों कितने वोट से जिताने वाले हो और सीटें कितनी जिताने वाले हो? इस बार तो लग रहा है पहले से ज्यादा तैयारी है। एक भी सीट कोई दल नहीं जीत पाएगा, पूरा सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? तो पूरा सफाया होने जा रहा है। और स्क्रीन पर अभी हमारे साथ कुछ और साथी जुड़ गए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे जुड़ गए हैं, और साथ में डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। 2 साथी पहले से हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी, और थोड़ी देर बाद मुरादाबाद से जुड़ेंगी हमारी सहयोगी
परवीन शेख। परवीन शेख की एक रिपोर्ट, उससे पहले वो थी रामपुर में, वो रिपोर्ट आप लोगों को हमने दिखाया। और उनके साथ साथ अभी आप देख रहे थे बदायूं में जो हलचल मची हुई है। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां थे। एक टिप्पणी मैंने पहले कही थी कि एक टिप्पणी अमलेंदु उपाध्याय जी से लेना चाहूंगा, क्योंकि बदायूं अमलेंदु उपाध्याय जी का घर है। अमलेंदु जी, क्या कुछ याद आया इन तस्वीरों को देखकर? जी राजीव जी, इन तस्वीरों को देख करके मुझको याद पड़ रहा है कि शायद ये 1993 जो है बनाने जा रहा है। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साफ हो जाएगा सब और सफाया हो जाएगा, तो लगता है कि जो सूचना मुझे मिल रही है, वहां लोगों से बातचीत होती रहती है, मित्रों से और सब साथियों से, पत्रकारों से भी वहां से, तो सूचना की बिलसी जो है उसको थोड़ा सा कमजोर समझा जा रहा था अभी तक, लेकिन वो भी मजबूत हो गई है काफी ज्यादा। वो महान दल को दी थी गठबंधन में, तो वो कमजोर मानी जाती थी, लेकिन वो भी काफी मजबूत है। तो हो सकता है कि 6 की 6 सीटें जो है वहां गठबंधन की हो जाए, और अगर नहीं होती तो 5 तो जो है मतलब वो श्योर शॉट समझी जाए मिल रही है। अब पता नहीं, है तो जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही है, हो रही है, उसके अनुसार ये हो रहा है। हालांकि बदायूं पहले भी समाजवादी पार्टी का कर रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा कमी आ जाती है, और पिछले चुनाव जो था, पिछले चुनाव में 1 ही सीट मिली थी बदायूं में, तो लेकिन अब जो है मामला एकदम उल्टा है। तो ये वैसे भी जो दूसरा चरण है, ये तो पूरा जो है मुझे लगता है कि ये गठबंधन का ही चरण है। और पहले चरण में जिस तरीके से सूचनाएं आई, वो तो खैर था ही मतलब एक तरीके से गठबंधन को ताकत देने वाला, और भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगा। लेकिन ये दूसरा चरण भी जो है, ये वैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये दूसरा चरण, लेकिन अब जो बदायूं की बात है जहां अखिलेश यादव थे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ एकदम क्लीन स्वीप की स्थिति है, जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार। बाकी अब क्या होगा ये तो जनता तय करेगी जी यादी जी। लेकिन ये जो भीड़ है अमलेंदु जी, ये जो भीड़ है, ये सूचनाओं के आप जो कह रहे हैं, जो सूचना मिल रहा है, जो मिल रही है सूचना, और जो जनता तय करेगी, पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से आपने देखा है। 1993 का आप नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, याद कर रहे हैं 1993 को। इस भीड़ को देख करके आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल याद आ रहा है। मैंने कहा ना आपको कि मतलब जो सूचनाएं मिल रही हैं, और ये भीड़ जो उसकी तस्दीक कर रही है, और भीड़ में जो उत्साह जो देखने को मिल रहा है, मतलब भीड़ तो ये वो किराए पे भी लेके आई जा सकती है, मगर उत्साह जो है वो किराए पे लेके नहीं आया जा सकता। भीड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी आ जाती है, मनरेगा से जुटा ली जाती है, लेकिन वो उत्साह नहीं होता। जो उत्साह जो भीड़ के अंदर है, तो ये उत्साह जो है ये मतलब गौर करने वाली चीज है। और मुझे लगता है कि मोदी जी अगर इसको देख लेंगे, इस क्लिप को, वीडियो क्लिप को, तो जो कह रहे थे मोदी जी चेहरे उतर गए हैं पहले चरण के बाद, तो मुझे लगता है कि दूसरे चरण से पहले ही मोदी जी का चेहरा जो कहीं ना उतर जाए। तो जो जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, तो अब बाकी फिर यही कहूंगा कि तय जनता को ही करना है। हम लोग तो केवल आकलन कर सकते हैं भीड़ का उत्साह देख के, बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, और आज इस पिटारे में भी बहुत कुछ है, क्योंकि जब ये चर्चा कर रहे हैं, तो एक चर्चा और भी है जो आज दिन भर चल रही है। हमारी साथी सहयोगी परवीन शेख हमारे साथ जुड़ेंगी मुरादाबाद से, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चुनाव जो है वो उत्तराखंड में भी है 70 सीटों पर, तो पूरी कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, और साथ में चुनाव गोवा में भी है जहां 40 सीटें हैं। उत्तराखंड में असम के मुख्यमंत्री कल शाम को हिमंता बिस्वा शर्मा, जो पहले राहुल गांधी के काफी करीबी होते थे, वो राहुल गांधी को गरिया रहे थे। गरियाना वर्ड इसलिए मैं स्पेशली यहां मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये बंदा तो यही कर रहा था, और ये क्या मुख्यमंत्री होने के लायक है? माफ करें, लेकिन ये इस भाषा का प्रयोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब सियासतदान यही करने लगे तो हम पत्रकारों को क्या करना चाहिए? तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक ऐसी गंदी भाषा, गंदी जुबान का अगर प्रयोग करें तो तकलीफ तो होगी, और इसके लिए आप पत्रकार हो ना हो, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको भी तकलीफ होगी। आइए जरा सुन लेते हैं, जब तक हमारी सहयोगी परवीन शेख जुड़ती हैं हमारे साथ मुरादाबाद से, एक बार सुनते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो नए नवेले असम के मुख्यमंत्री हैं, और
सर्बानंद सोनोवाल की जगह उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है। बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने और फाइनली असम के मुख्यमंत्री दूसरे टर्म में वो बन गए। भाजपा का ये दूसरा टर्म है, आप जानते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्यों मैं कह रहा हूं कि ये गंदी जुबान है। 2 दिन से पीछे पड़ा है कि इंडिया देश नहीं है, इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अरे भाई, ये क्या बास का यूनियन है? ये क्या स्टूडेंट्स यूनियन है? ये क्या कल्चरल यूनियन है? देश एक जीवित आत्मा होता है। देश ऐसा बात नहीं है, देश यूनियन नहीं होता है। आज राहुल गांधी का ऐसा हालत हो गया कि वो बोलता है हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट है। उत्तराखंड और असम मिल के भारत बनाया है। नहीं, भारत हमारा आत्मा है। 5000 साल का पहले से ही हम भारतीय है और भारतीय मंडे मरते दम तक हम भारतीय रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी हिमंता बिस्वा शर्मा को यहाँ संविधान पढ़ने की जरूरत है। खैर, एक बाइट और सुनाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा दूसरी बाइट सुनाइए, जिस पर मैं कह रहा हूं कि जुबान कितनी गंदी है, जरा सुन लीजिए आप भी। ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? क्या कहेंगे हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। राहुल गांधी से उनके पिता का सबूत मांगा है क्या, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। और इस वक्त जब वो अपना भाषण दे रहे थे उत्तराखंड में, लेकिन इससे पहले इस पर जाएं, हमारी सहयोगी मुरादाबाद से परवीन शेख जुड़ गई हैं। परवीन, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप मुरादाबाद में हैं और इससे पहले आप अभी रामपुर में थी। रामपुर में जो कुछ देखा वो हमने दिखाया दर्शकों को, लेकिन मुरादाबाद का क्या हाल है? मुरादाबाद में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और मुरादाबाद के लोग क्या कुछ कहते हैं, जरा बताइए। चुनाव की गतिविधियां कैसी चल रही हैं वहां पर, परवीन? जी, मुरादाबाद इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है पूरी तरह से और यहाँ का जो मतदाता है वो अपना मन बना चुका है कि उसे किसे वोट देना है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुरादाबाद से 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 विधानसभा सीट पर फिलहाल जो प्रत्याशी हैं, यहाँ से अगर मुरादाबाद शहर की बात की जाए तो सपा के जो प्रत्याशी हैं हाजी यूसुफ अंसारी जी, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें सपा की झोली में आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं रितेश गुप्ता जी, उनपे दोबारा से बीजेपी ने दांव लगाया है। लेकिन जो मतदाता है वहां पर हमने मिली जुली प्रतिक्रिया देखी। कुछ साइलेंट वोटर भी है जो अभी खुलकर बात नहीं कर रहा है कि वो किसे लेकर आ रहा है। लेकिन मुरादाबाद की जो बिरयानी है वो पककर तैयार हो चुकी है। लेकिन इस बिरयानी का जो स्वाद है वो 10 मार्च को ही खाने को मिलेगा और इस 10 मार्च को जब ये नतीजे आएंगे तब साफ, क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ पर दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। और मुरादाबाद में जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, 50% से ज्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है। लेकिन यहाँ पर जो वैश्य समाज है, जो कारोबारी है, वो एक अलग मत रखता है। और जो पिछले 2017 के विधानसभा चुनावों में रितेश गुप्ता ने यहाँ पे मुरादाबाद शहर से जीत दर्ज की थी, सिटिंग एमएलए हैं वो यहाँ से, तो लोगों में उनको लेकर भी कोई खास ऐसी नाराजगी नहीं है। लेकिन जो मुसलमान है वो उसका वोट ना बटे इसको लेकर, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है, बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और यहाँ पर ओवैसी की भी पार्टी यहाँ पर जो है वो भी अपना दमखम दिखा रही है, आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसे में जो मुस्लिम मतदाता है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ये वोट बट ना जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, ये बड़ा सवाल उभरकर यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन टक्कर जो है वो सपा के साथ ही है। लेकिन सपा जो है वो ये बानी नहीं रही, वो कह रहे कि मुरादाबाद की 6 की 6 सीट पर यहाँ पर सपा
वापसी कर रही है। अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे ये तभी होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मतदान हुआ नहीं है। 14 फरवरी को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और लोगों ने पूरी दमखम लगा रखी थी, हमने देखा। तो योगी जी ने एक भी जनसभा नहीं की, लेकिन वहां पर परवीन आपको रोकूंगा। आपके पीछे कुछ लोग देख रहा हूं खड़े हैं और मैं चाहूंगा कि इन लोगों से भी बात कीजिए, क्या ये लोग सोचते हैं, क्योंकि मुरादाबाद रामपुर की जो बात है वो हमने देखी और रामपुर में क्या कुछ माहौल है वो हमको समझ में आ गया। आपने जो रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन चूंकि अभी लाइव आप जुड़ी हुई वहां से और आपके पीछे कुछ लोग हैं, इन लोगों के क्या मिजाज हैं, ये क्या कहते हैं, जरा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय गोपाल सोगी। अजय जी, यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल? यहाँ साहब जो है कांग्रेस बहुत अच्छी लड़ रही है और फाइट है हमारी, जिसमें त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है बीजेपी में और सपा में और कांग्रेस में। मुद्दे क्या है? मुद्दे हमारे कांग्रेस के तो ये है, इन्होंने बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं कराया मुरादाबाद के अंदर। सड़क के ऊपर इतने गड्ढे हैं कि आप सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपये का कर दिया। महंगाई चरम सीमा पर है। दाल कोई भी 120 रुपये से कम नहीं है। इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। बीजेपी वालों ने किसी को राहत नहीं दी है किसी चीज के अंदर। इसलिए तो सुना आपने कि यहाँ पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इन्होंने साफ तौर पे कहा महंगाई से त्रस्त है जनता और बदलाव चाहती है। क्या नाम है आपका? संदीप बजाज। जी जी, ये जरा पूछिए कि प्रियंका गांधी का जो रोड शो था अभी 2 दिन पहले रात को वो थी वहां मुरादाबाद शहर में, इसका भी असर दिखाई दे रहा है क्या इन लोगों के ऊपर? उसका भी असर है जो वहां जो अभी कांग्रेस की बात हो रही है? प्रियंका गांधी आप लोगों के बीच में आई थी, उनका यहाँ पर चुनाव प्रचार उन्होंने क्या जनसभा की, तो किस तरह का, क्या उसका भी असर आप देख रहे हैं? प्रियंका गांधी जी ने जो रोड शो करा था वो बहुत उत्साह था। बहुत रोड शो इतना अच्छा था कि कोई जगह खाली नहीं दिख रही थी। बहुत अच्छा रोड शो हुआ। उन्होंने यही बातें की कि पब्लिक के अंदर कि ये हिंदू मुस्लिम का जो है भरी उनको लोगों को बेरोजगारी इतनी हो गई है उसको ठीक करेंगे हम। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बातें करी। राजीव जी, आपने सुना इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, साफ आरोप इन्होंने लगाया, लेकिन इस बार नहीं होगा। कांग्रेस भी यहाँ पर दमखम रख रही है। आपका क्या नाम है? संदीप बजाज। संदीप जी, आपका क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पर ऐसे मुद्दे और क्या है मतदाता के मन में? ये मतदाता का जो भी मन है, फिलहाल तो इस देश को और इस प्रदेश को इस सरकार ने जातिवाद में बांट दिया। मंदिर बांटी, मस्जिद बांटे, बांट दिया भगवान को। ए माटी के पुतलो मत बांटो इंसान को। हमारा देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। हिंदू और मुस्लिम आपस में व्यापार करते हैं। मेरा व्यापार बगैर मुसलमान के नहीं है और मुसलमान का व्यापार मेरे बगैर नहीं है। इन्होंने इतनी कट्टरता फैला दी और जो ये कट्टरता फैलाते हैं, मैं खुलेआम चुनौती देता हूं कि अपनी दुकानों पर ये बोर्ड लगा के देखें कि हम मुस्लिम से व्यापार नहीं करेंगे, हम हिंदू से व्यापार नहीं करेंगे। कोई माई का लाल ये बता सकता है कि ऑटो में बैठने पर वो पूछ कर बैठेगा कि आप किस जाति के हो? कोई बता सकता है बोतल में बंद खून किसका है, हिंदू का या मुसलमान का? लेकिन बांट दिया हमारे देश को और इस जातिवाद में पढ़े लिखे लोग भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता को वॉश कर दिया है बीजेपी के आईटी सेल ने। हमारे कांग्रेस में भी कुछ कमियां ये रही कि उन्होंने कैंडिडेटों का सिलेक्शन गलत करा। 2024 कांग्रेस का है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। इस चुनाव में हम 24 की बात करेंगे नहीं, 2022 की बात करेंगे, क्योंकि 22 से ज्यादा मायने रखा है। तो ये थी मुरादाबाद की जनता की आवाज और अब हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता भी हैं और इन्होंने 20 साल जो हैं वो यहाँ पर बिताए हैं सपा में भी। तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। विनोद गुम्बर जी हैं। विनोद गुम्बर जी, प्रियंका जी आई यहाँ पर, एक जनसलाप भी देखा गया, उसका कितना असर आप देख रहे हैं यहाँ की जनता पर? देखिए, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कह दूं, जब से प्रियंका जी आई हैं कांग्रेस में दम भर गई है और देहात और शहर की सीट जीतने की स्थिति में है। और हम सब लोग अगर विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग स्टैंड करेंगे। हम जातिवाद को लेकर चुनाव लड़ेंगे
तो हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनानी है, हमें यहाँ पर एम्स बनाने हैं, हमें यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं खोलनी है, हमें गरीब बच्चे और बच्चियों की मदद करनी है, और हमें ये भी नहीं भूलना जो 14 महीने किसान सरहदों पर रहा है, जो करीबन 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं चाहता हूं, मेरी सरकार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने ये अपने उसमें कहा वचन में, अगर सरकार आएगी उन 800 किसान भाइयों को शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी और उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर मुरादाबाद में कहाँ देखते हैं खुद को? हम मुकाबले में है? मैंने आपको भी बताया, जब से प्रियंका दीदी रोड शो करके गई हैं अवाम में, अवाम मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम उसे बोलते हैं अवाम। हम एक जाति के लोगों को अवाम नहीं बोलते। हमारा ये परिवार, कांग्रेस का परिवार, फूलों का गुलदस्ता है, इसमें हर प्रकार का फूल खिलता है। वही गुलदस्ता अच्छा होता है जिसमें हर प्रकार का फूल खिलेगा। चलिए, एक और भी यहाँ पर कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? उनसे पंडित जी कमल सती। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, आप क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से सही, सब सही है। सब सही है। तो क्या जो कार्य करने चाहिए थे बीजेपी ने वो सभी काम किए हैं? आप खुश बीजेपी से? हम तो सही है। अच्छा, तो मुरादाबाद का क्या चुनावी माहौल क्या कह रहा है? हम तो बीजेपी को देंगे, बाकी उनकी इच्छा है। साफ चलिए, ये बीजेपी के समर्थक है, इन्होंने कहा कि इनके लिए सब कुछ अच्छा है, सारे कार्य अच्छे। क्या नाम है आपका? अलीम अब्बासी। अच्छा, तो क्या है यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं? यहाँ पे अच्छा चल रहा है, सब कुछ देखते, लोगों को माहौल को देखता। वैसे तो हमारी सरकार जो है समाजवादी है। अच्छा, तो ये समाजवादी है, तो यहाँ पर मन बना लिया है आपने? जी इंशाल्लाह जरूर। जी, समर्थक है, अच्छी बात है कि आपके साथ सारे अलग अलग दलों के लोग हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और मुरादाबाद का सूरत हाल समझाने और समझने की कोशिश हम लोगों ने की। बहुत धन्यवाद आपको देता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। और अब सीधे मुरादाबाद की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन बात इससे पहले जब परवीन जुड़ी थी, इनसे पहले हम बात कर रहे थे हिमंता विश्व शर्मा की। हिमंता विश्व शर्मा राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ बोल गए, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनको जरूर एक बार दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। उनके पिता का नाम पूछ रहे हैं, किस ढंग से पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप चुनाव जीत सकते हैं? हमारे साथी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, खासकर जयशंकर जी और प्रशांत जी और दीपक पाचपोर जी और राकेश पाठक जी, आप लोग जानते होंगे 1962 में, मुझे याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी एक चुनाव जीतते जीतते हार गए थे ऐसे ही एक अभद्र टिप्पणी पे। लेकिन पहले यह अभद्र टिप्पणी सुनते हैं राहुल गांधी के पिता के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? तो बलरामपुर सीट से 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सामने थी सुभद्रा जोशी। सुभद्रा जोशी पे कुछ पर्सनल टिप्पणी की थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे, हार गए थे। खैर, लेकिन यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अगर कोई सवाल करता है तो उनके पिता का नाम पूछा जाता है, और यही काम कर रहे हैं, यही करामात कर रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा कभी बहुत करीबी थे। सीधे सबसे पहला कमेंट चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपसे, इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे, और इस टिप्पणी का सियासी दांव पेच अगर देखा जाए तो किसके फायदे में है? क्या बीजेपी के फायदे में है ये टिप्पणी? राजीव जी, फायदा नुकसान से ज्यादा बड़ा तो ये है कि लोकतंत्र और चुनाव, लोकतंत्र कैसे चलेगा, चुनाव किस भाषा में लड़े जाएंगे, क्या ये शालीनता खत्म हो जाएगी चुनावों से, और ये गाली गलौज और इस तरीके की भाषा, गलीज भाषा का इस्तेमाल
होने लगेगा और जो हो रहा है, ये चिंता का विषय है। चुनाव तो हार जीत होती रहती है और देश भी चलता रहेगा। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि जैसा आपने शुरुआत में कहा कि इनको संविधान पढ़ने की आवश्यकता है। भारत का संविधान पढ़कर ये शपथ, उसी की संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हैं और इनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये यही से संविधान की शुरुआत होती है, पहला अनुच्छेद है। तो आप या तो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं और या फिर आप अनभिज्ञ हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि भारत का संविधान और भारत की संवैधानिक संरचना क्या है। दूसरी बात, जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये भाषा ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन ये कि लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा है। और ये की शुरुआत जैसे होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, तो ये मोदी साहब ने भी उसमें कोई कम कसर नहीं छोड़ी है और दूसरे नेताओं ने भी कम कसर नहीं छोड़ी है। राजनीति में राजीव जी पहले ये नहीं होता था, बहुत रेयर था कि इस तरीके से लांछन लगाए जाए। और अभी भी आप देखिए, कल प्रियंका गांधी एक टेलीविजन शो में थी, उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप अखिलेश यादव आमने सामने हुए और शिष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, हुआ, अच्छी बात है। उनसे पूछा गया कि अगर योगी और मोदी आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा उनका सम्मान करेंगे। उनसे केवल राजनीतिक विरोध है हमारा। जिस भाषा में हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं, जिस भाषा में मोदी बोलते हैं या अमित शाह बोलते हैं, वो उस स्तर तक ले जाते हैं। मैं कहूंगा कि एक लिंच मॉब को क्रिएट कर रहे हैं। और ये दुनिया भर में जो फासिज्म की स्टडीज है पॉलिटिकल साइंस की, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो फासिस्ट लीडरशिप होती है वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक लिंच मॉब तैयार करती है। ये लिंच मॉब तैयार करने की, नफरत पैदा करने की, यानी आप सिद्धांतों पे और नीतियों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप उसका वजूद करना चाहते हैं। आप जनता को भड़का रहे हैं कि आप खुद डायरेक्ट एक्शन ले लो। ये जो ट्रेंड है वो खतरनाक है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन कहाँ है भाई? इलेक्शन आचार संहिता है, आचार संहिता में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होंगी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें नहीं होंगी, सेना का इस्तेमाल नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री ने सेना का भी इस्तेमाल कर लिया, इन्होंने भी इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री ने खुद किया बिपिन रावत का नाम लेकर। और मुझे याद आ रहा है कि 1999 में करगिल युद्ध जीतने के बाद एनडीए का पोस्टर एक निकल गया था। वो पोस्टर में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की तस्वीरें थी। उस वक्त जनरल वीपी मलिक ने वाजपेयी जी से शिकायत की और वाजपेयी जी ने वो पोस्टर हटवा दिए। जनरल वीपी मलिक ने इस किस्से को अपनी किताब में लिखा है। तो ये राजनीति देखिए कि कहां से कहां जा रही है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आंख में पट्टी बांध के और कान में रुई लगा के बैठा हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या जिस प्रकार के बिगड़े बोल या बड़बोलापन बीजेपी के सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी हिमंता विश्व शर्मा ने तो हद पार कर दी, और उस पर अगर देखा जाए तो क्या, क्योंकि परसों चुनाव है, चुनाव से पहले ऐसी टिप्पणी क्या भारी नहीं पड़ सकती? राजीव जी, भारी पड़ेगी या हल्की पड़ेगी ये मैं नहीं जानता। जनता वहां की, उत्तराखंड की तय करेगी कि एक राजनेता जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, सांसद हो, बाकायदा लोकसभा में बैठता है प्रधानमंत्री के सामने, जिसके परिवार में 3-3 लोग प्रधानमंत्री हो गए हों,
उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को, वो भी जन्म को लेकर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मेरा पहला सवाल यह है, मैं हानि लाभ पर नहीं जाना चाहता, मेरा सवाल यह है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमंता विश्व शर्मा के इस बयान से सहमत हैं? क्या वे इसकी पुष्टि करते हैं? अगर नहीं तो इतने घंटे हो गए, क्या किसी की तरफ से नाराजगी, कोई आपत्ति, कोई एक भी बयान आया किसी की तरफ से कि यह ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था? मैं पूरी विनम्रता से धैर्य की पराकाष्ठा पर जाकर यह कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में इतना निकृष्ट बयान, राजीव जी, इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। यह न केवल मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, हमारे सामाजिक समरसता के विरुद्ध है, किसी भी महिला के चारित्रिक जो उसकी गरिमा है उसके विरुद्ध है। अंततः जब आप किसी के पितृत्व पर आशंका जाहिर करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं, तो अंततः वो प्रश्न उसकी मां के ऊपर जाकर लगता है। तो हिमंता विश्व शर्मा एक जहरीले आईटी सेल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कीट पतंगे से ऊपर आज की तारीख में मैं उन्हें नहीं मान रहा हूं। मैं बहुत विनम्रता से पूरा धैर्य रखकर भाषा का संयम रखना चाहता हूं। संयम कभी नहीं टूटेगा, कम से कम मेरी ओर से। एक बात तो यह कि सबसे पहले उनकी पार्टी के शिखर नेतृत्व की तरफ से कोई आपत्ति आना चाहिए थी, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं। अगर हो तो इतने आप समृद्ध सारा पैनल बैठा हुआ है, कोई मुझे याद दिला दे। दूसरी बात, वे जो उसकी बात कर रहे थे कि भारत क्या है, 5000 साल पुराना, इत्यादि इत्यादि, वे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के छात्र ही होंगे, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी ने सदन में वो बात कही थी कि भारत राज्यों का एक संघ है, अभी प्रशांत टंडन जी ने बहुत कायदे से समझा दी सारी बात। और ये नाम तय करते समय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी दी जो नेशन ऑफ स्टेट्स होगा, इसको ऐसे ही नहीं पारित किया गया था। सितंबर 1948, नवंबर 1949 लंबी लंबी बहसें हुई थी संविधान सभा में। ये सारे नाम तय करने से पहले देश का नाम हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा गया, इस पर लेकर इतनी बहसें हुई। तमाम सारे विमर्श के बाद ये नाम तय किया गया था कि इंडिया दैट इज भारत, ये राज्यों का एक संघ होगा। और आज वे जो परिभाषा बता रहे थे, ये परिभाषा उस दिन से आईटी सेल ज्ञान बांट रहा था, ट्विटर से लेकर और व्हाट्सएप तक। उनके नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझता, जो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। और उनके खुद के ट्विटर पर लोगों ने 2019 का एक ट्वीट डाल दिया था कि तुमने खुद ही इसको राज्यों का संघ माना था। तो ऐसे मूर्ख, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, महामूर्ख, अगर किसी राज्य के मुखिया, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो किसी विपक्ष के नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी करता है, तो ये राजनीति से ज्यादा सामाजिक चिंता का विषय है कि हमारी राजनीति ने समाज को किस दिशा में पहुंचा दिया। वे जो लोग, अकेला वही नहीं, उसके साथ जो लोग पीछे खड़े हुए तालियां बजा रहे थे, मंच पर जो दिखाई दे रहे हैं, और जो सामने बैठकर तालियां बजा रहे थे, ये सब के सब बराबर के गुनहगार हैं। उस दिन से, उस बयान के बाद से, उस घंटे से, उस क्षण से लेकर अब तक जितने अपशब्द हिमंता विश्व शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर जारी हो चुके हैं, जितने उन्हें सुनाए जा चुके हैं, मुझे याद नहीं है कि हाल फिलहाल की राजनीति में किसी और ने इतने शब्द सुने हो। इसलिए रहीमदास जी ने लिखा था कि रहीमन जिव्या बावरी कह गई सर्ग पताल, आप तो कह भीतर भई जूता खाए कपाल। तो हिमंता विश्व शर्मा जी जूता खा रहे हैं। और मैं प्रशांत जी की उस बात को पर अपनी सहमति देना चाहता हूं कि राजनीति में ये जो अवमूल्यन है, ये जो भाषा का, ये भाषिक संस्कार का जो अवमूल्यन है, इसके पीछे भी शिखर नेतृत्व जिम्मेदार है। हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री या पूरे राज्य के डीएनए पर सवाल करते हैं। इससे ज्यादा अवैज्ञानिक और आपत्तिजनक कोई बात हो नहीं सकती। देश का मुखिया अपने ही देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री, उसके डीएनए पर सवाल कर रहा है। ये न केवल विज्ञान को चुनौती है, बल्कि हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर चुनौती है कि देश का मुखिया
कैसे स्तरहीन बयान देता है। जो सेना के उपयोग की बात कही, आपको याद होगा प्रशांत जी, पिछले चुनाव में, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो कर्नाटक या गुजरात के चुनाव में या शायद बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा कि पहली बार का जो मतदाता है, क्या पहली बार के मतदाता पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट नहीं देंगे? देश का प्रधानमंत्री शहीद सैनिकों के नाम पर मंच से वोट मांग रहा है। तो ऐसी स्तरहीनता इससे पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं रही। संयोग से आपने अटल जी का एक उदाहरण दिया, उन्होंने जो बयान दिया था उस कारण वे चुनाव हार गए। तथापि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में उसके बाद शायद ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की होगी। अंतिम बात मैं ये कहकर अभी यहां विराम लूंगा कि ये अटल आडवाणी युग की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये मोदी शाह युग की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सामाजिक नैतिकता के, राजनीतिक नैतिकता के, संवैधानिक नैतिकता के सारे प्रतिमान धूल धूसरित करने की होड़ लगी हुई है। और इस होड़ में फिलहाल हिमंता विश्व शर्मा ने अपने आदर्श माननीय नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी राजीव जी। जी, आदर्श यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बोला क्या था, आइए एक बार सुन लो। फिर जयशंकर जी आपके पास आऊं, जो साथी बाद में जुड़े हैं। हिमंता विश्व शर्मा पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के पिता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी माता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ये वाजिब है? आइए जरा सुन लेते हैं, फिर जयशंकर जी आपसे कुछ सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। आइए जरा सुनाइए। ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? तो जयशंकर जी, आप कौन से पिता के बेटे हो? कभी हमने प्रूफ मांगा है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर अगर विपक्ष का नेता, एक पुरानी सबसे बड़ी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष अगर सवाल उठाता है तो सीधे माँ बाप और भाई बहन पे आ जाओ, परिवार पे आ जाओ, ये कहाँ तक उचित है? और ये राजनीति में कितना गिरेंगे, कितना ज्यादा पतन हो चुका है? क्या आपने ऐसी राजनीति देखी थी पहले? और इस ढंग की राजनीति से देश किस दिशा में जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन इसका असर भी 14 तारीख जो चुनाव है, उत्तराखंड में भाषण दे रहे थे साहेब हिमंता विश्व शर्मा, सीएम है असम के, क्या कोई असर दिखाई देगा? हाँ, बिल्कुल असर दिखाई देगा राजीव जी। पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड में इस तरह की भाषा नहीं चलती। उत्तराखंड के संस्कारी लोग हैं, वहां गाली गलौज की भाषा मैंने तो अभी तक कभी नहीं सुनी है। बहुत विरोध, जिसके आपस में विरोध भी रहता है राजनीति में, तो भी गाली गलौज की भाषा तो हमने आज तक नहीं सुनी। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लोग देंगे, 14 तारीख को देंगे, बराबर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, राजनीति का आज यही स्तर है और आने वाले दिन इससे और खतरनाक होने वाले हैं और भयानक होने वाले हैं। ये बात मैं बार बार चर्चाओं में करते रहता हूं कि साहब, जो जिस ढंग के हालात बन रहे हैं, जिस ढंग के भाषण किए जा रहे हैं, जिस ढंग की बातें की जा रही हैं, इसका स्तर और भी नीचे गिरेगा। और क्योंकि एक बार जब पतन की पगडंडी पे चढ़ पड़ते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता, फिसलन तो फिसलन होती ही चली जाती है। तो ये है, अब यही अनपढ़ों की जमात तैयार हो गई है। उसका एक ही गुण है कि जो जितना उछल कूद करके बोले, गंदी जबान बोले, उसका उतना ही स्वागत, उसका उतना ही अभिनंदन है। अब जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी के बड़े करीबी रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा, देखिए करीबी तो जो रहे हैं राहुल गांधी के, वो लोग आज कहाँ हैं सबको पता है। धीरे धीरे जो भी युवाओं की एक टीम खड़ा कर रहे थे, वो ऐसे लोगों की जमीन के साथ तैयार कर रहे थे। हमने बहुत पहले कभी, जब मुझे बार बार कहना पड़ता है कि दैनिक भास्कर में मैंने लिखा था कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस तैयार करनी होगी जो उनके कार्यक्रमों, उनके विचारों, कांग्रेस के इथोस पे आधारित होगी। तो वो काम ना करके उन्होंने बड़े बाप के बेटों को और जो चिकने चुपड़े दिखने वाले चेहरे थे उनको आगे लाना शुरू किया और वो सब दगाबाजी करके एक एक करके चिटकते चले गए। लेकिन ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने हिमंता विश्व शर्मा की राजनीतिक सोच, समझ और हैसियत को पहचान लिया। तभी उन्होंने अपने घर पे जब मीटिंग हो रही थी तो वो बहुत देर तक बैठे रह गए, एक शब्द नहीं बोला हिमंता विश्व शर्मा से, अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे, उसको बिस्किट खिलाते रहे।
तो ये उसकी औकात को तो वो समझ गए थे, हिमंता बिस्वा शर्मा को, तो इसलिए उसका उन्होंने दिया था। उसके बाद जो होना था वही हुआ। अब सवाल यह है कि जिस ढंग से कह रहे हैं वो कि ये तो बोल रहा है कि राज्यों का संघ है भारत और इस तरह की बात। भाई अभी यही बात प्रशांत ने समझाई, राकेश जी ने भी समझाई, इसमें कहने वाली कोई बात है क्या? अगर तुमको जरा संदेह हो तो यार हिमंता तुम योगी आदित्यनाथ से बात करो, योगी आदित्यनाथ से पूछो कि भाई साहब अगर भारत एक ही देश है तो आप कैसे वीडियो में अपने कह रहे हो कि साहब अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी या बीजेपी हार जाएगी तो केरल, पश्चिम बंगाल और कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे। कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल क्या इस देश में नहीं है क्या? हम तो मानते हैं कि राज्यों का संघ है तो इसीलिए है, अलग अलग राज्य हैं। और हिमंता तुम्हारे यहाँ तो यार उल्फा वाले जो बात करते हैं उनसे उन्हें बता दो तुम, और यही तुम समझा दो कि असम और मिजोरम के आपस में सैनिक क्यों लड़ गए थे, सुरक्षा बलों के जवान आपस में क्यों लड़ गए थे। तो ये सारी बातें कुछ तो समझ रखनी चाहिए ना। अब दूसरी बात यह है कि अब चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा को साबित करना है, दिखाना है कि साहब हमारी उपयोगिता है, हम कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, भाजपा में है, तो जितनी गंदी जबान बोलेंगे, जितना राहुल गांधी या नेहरू परिवार को या राजीव गांधी के परिवार को गाली देंगे, उतना ही हमारी कदर बढ़ेगी, उतना ही हमारा बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। लेकिन बात दरअसल यही है। आज देखिए जैसे अभी राकेश कह रहे थे ना कि सोशल मीडिया में जितनी लानत मलालमत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक नेता की इतनी लानत। अब तो हालत ये हो गई है, मैं क्या बताऊं, हम लोगों के चूंकि संस्कार इस ढंग के नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में लोग राजीव गांधी और राहुल गांधी का फोटो लगा करके और उसके नीचे कैलाश नाथ शर्मा जी और हिमंत बिस्वा शर्मा का फोटो लगा कर आ रहे हैं कि इसमें तो कोई मेल ही नहीं दिखाई देता है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा को अपनी मां से पूछना चाहिए कि भाई हम कैलाश जी के बेटे हैं कि नहीं है। ये हमारा संस्कार अलाउ नहीं करता है पूछने के लिए, लेकिन अगर आपकी मां है कि नहीं है मालूम नहीं है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो कि हमारे जो बच्चे हैं उनका पिता मैं हूं कि नहीं। ये भी लोगों ने सोशल मीडिया में लिखा है कि आप तो राजनीति में हैं, आप तो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, आपके बच्चे आपके ही हैं कि नहीं है, यही अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। तो इसका कोई हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, हम इसको उचित नहीं मान सकते हैं, गलत है बात है। लेकिन सवाल है कि शुरुआत कौन कर रहा है? आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं, सौदागर सही, एमएलए विधायकों की खरीद फरोख्त करने के सबसे सफल सौदागरों में से एक सही आप हो सकते हैं। लेकिन आपसे लोग उम्मीद करते हैं ना, जैसे सामाजिक की बात कही उन्होंने, तो जो दिशा तो आप ही तय करेंगे ना। आप बताएंगे कि आप मतलब ये इस तरह की बात अगर कोई करता भी है तो उसको भी डांट टपट करके कहेंगे कि भाई ये काम किसी स्त्री के चरित्र पर लांछन लगाने वाली बात हो सकती है। तो ये ना करके आप इस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, और जिसके तलवे चाटने के लिए आप परेशान रहते थे, जिसके परिवार से दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दी है, उसके बारे में इस तरह की बात। तो उत्तराखंड के लोग शहादत का जानते हैं, शहादत का असर भी जानते हैं। और सच बात यह है कि देखिए जो चुनावी लहर जिस तरह की चल रही है पांचों राज्यों में, अब तो हम पांचों राज्यों की बात कर रहे हैं, पहले तो हम यही समझते थे कि यूपी और पंजाब की हालत है, उत्तराखंड में बराबर बराबर की लड़ाई है। लेकिन अब जो हालत हो गई है तो ये बौखलाहट जो है भाषणों में इन लोगों के जो दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जितना कुछ बोलिए, कहीं तो किसी बहाने कहीं प्रोवोकेशन हो जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं दंगा फसाद हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। मतलब प्रधानमंत्री जिस जन की भाषा बोल रहे हैं चुनाव सभाओं में जाकर के, उनको याद आ रहा है कि साहब नेहरू चाहे होते तो गोवा 1947 में ही आजाद हो गया होता। मतलब इसका इस चुनाव से क्या लेना देना भाई, पंजाब से, गोवा से ये। लेकिन अब वो है चूंकि बौखलाहट है तो कुछ भी बोल देना। नेहरू को कहीं सब किसी बात में भी लेके घुसा देना है कि कहीं ना कहीं नेहरू घुस जाए। अब चूंकि जिन्ना से काम बन नहीं रहा है, पाकिस्तान से भी काम नहीं बन पा रहा है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा के नेताओं के लिए, हमसे एक दो लोग कह भी रहे थे कि साहब मुश्किल है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से तो एक खलनायक तैयार करते हैं, वो खलनायक साला कुछ बोल ही नहीं रहा है। माफ कीजिएगा जवान से गलत निकल गया सब। तो वो खलनायक कुछ बोल ही नहीं रहा है, उस तरफ से कोई रिएक्शन या प्रोटेक्शन हो ही नहीं रहा, तो हम करेंगे क्या? हमारी हार का तो सबसे बड़ा कारण यही सब बन रहा है। तो यही बातें हैं। मतलब इसको देखते हुए राजनीति में अभी भी समय है मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, कि कम से कम जो ढंग की भाषा उनके लोग बोल रहे हैं, जो तरह की भाषा उनके
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अमित मालवीय जी का नाम नहीं लेना चाहते थे, हम बता रहे हैं कि अमित मालवीय जी के नेतृत्व में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, थोड़ा समझाएं कि भाई एक हद तक तो ठीक है, चलो राजनीतिक विरोधियों का विरोध करो, उनके खिलाफ अभियान चलाओ, लेकिन इस निचले स्तर तक जाकर के जिससे मणिशंकर अय्यर की कही हुई बात चरितार्थ होती हो, तो ऐसा कुछ मत करो यार, तुम्हारी बात को लेकर के लोग हमारे ऊपर कहना शुरू कर देंगे। तो इसका तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना कहीं से तो एक सीमा रेखा खींचनी होगी और बताना होगा कि भाई इसके आगे नहीं। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने उस बहुत सारी लकीरों को पार कर दिया है। अभी तक सही बात है, राकेश जी एकदम सही कह रहे थे कि अभी तक कोई रिएक्शन तक नहीं आना प्रधानमंत्री की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा जी की तरफ से, और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग तो मतलब क्या कहा जाए, उस दो आंखों से, एक आंख से नहीं देखने वाला है, वो दो आंखों से, दो कानों से सुनाई दे रहा है। एक कान में उसको सुनाई देती है कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, कितनी बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, तुरंत एक्शन हो जाता है, तुरंत नोटिस हो जाती है। दूसरी आंख से दिखाई देता है कि साहब मोदी जी की रैली क्या हो रही है, उसमें उनको कुछ भी नहीं नजर आता कि कुछ भी गलत हो रहा है। अमित शाह जी थूक लगा करके पर्चे बांट रहे हैं कोरोना काल में, हमारा चुनाव आयोग देख ही नहीं पाता है कभी भी। मुख्यमंत्री मतदान से एक दिन पहले वीडियो जारी करके कहते हैं कि साहब केरल और बंगाल और कश्मीर बन जाएगा, उत्तर प्रदेश अगर हमारी सरकार हार गई, हम हार गए तो हमारी तपस्या मिट जाएगी। ये बात चुनाव आयोग को नहीं दिखाई देती है। जो गाली गलौज किया है हेमंत बिश्व शर्मा, हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग इस पर भी कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन चुनाव आयोग सब कुछ नहीं है। इस देश में जनता जनार्दन है, उसकी सरकार चलती है, वो तय करती है कि क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा के चुनाव में जनता इनको सबक देगी, इनकी भाषा को भी समझा देगी कि भाई भविष्य में अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2024 में तुम्हारे लिए कठिन ही होगा। जी राजीव। लेकिन अभी 2022 है और 2022 में परसों यानी सोमवार को 3 राज्यों में मतदान है। उत्तराखंड में पूरा यानी 70 की 70 सीटों, गोवा में पूरा यानी 40 की 40 सीटों, और उत्तर प्रदेश के सेकेंड फेज में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, रोहिलखंड का भी एरिया है। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब सेकेंड फेज भी पहले फेज की तरह जा रहा है? यही समझने के लिए आज हमारी सहयोगी रामपुर और मुरादाबाद और अमरोहा ये तमाम जगहों पर गई हुई थी, और उधर उसके अलावा और भी कई जगह पे हमारे लगातार संवाददाता वहां से जो मैसेज खबरें भेज रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे साथी जुड़े थे आप लोगों ने देखा भी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नौज में थे। जी हाँ, वही कन्नौज जहां के इत्र की चर्चा खूब हुई पिछले दिनों, उसी कन्नौज में थे, वहां से गरज रहे थे। और उनसे पहले अखिलेश यादव बदायूं में थे। जी हां, वही बदायूं जहां के हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और वहां लाल टोपी दिखाई दे रही थी। और एक दिन पहले हिमंत बिश्व शर्मा उत्तराखंड में वोट मांगने पहुंचे थे, गाली दे रहे थे राहुल गांधी को। उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र बार बार आता है क्योंकि बड़े नेता हैं, बड़े नेता के बड़े बोल हमेशा ही रहे हैं। और चुनाव से ठीक एक दिन पहला जिस दिन चुनाव का आगाज होने वाला था यानी 10 फरवरी को, उससे एक दिन पहले शाम को एक इंटरव्यू 70 मिनट का आया था। उसमें भी बहुत बड़े बड़े बोल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70 मिनट के इंटरव्यू में। लेकिन आज भी बहुत कुछ बड़े बोल हैं। जरा कन्नौज से सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आते हैं दीपक जी आपके पास कुछ सवालों के साथ। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी,
इसका मुकाबला चल रहा है और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। दीपक जी, कुछ समझ में आ रही है बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या ये बौखलाहट दिखाई दे रही है? देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो साफ नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर हम 5-7 साल पहले उनकी जो चुनावी रैलियां देखते थे, जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे और लोग जो उसका जवाब दिया करते थे, वो बार बार पूछा करते थे होगा 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 वगैरह वगैरह, उनके जो एक तरह के जो लटके खटके थे वो पूरे के पूरे गायब नजर आ रहे हैं। संभवतः बदायूं की जो रैली है उसका संदेश जो है वो वहां तक पहुंचा हुआ बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। और जैसा कि बहुत सारे सर्वे बता भी रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष सर्वे हैं, ये हालत तो बहुत खराब है। और पहले चरण में जो दुर्गति हुई है या खराब स्थिति है, वो दुर्गति और दुर्दशा के स्तर तक पहुंचती जा रही है। खाली पहले आपने जो बदायूं को लेके इनको पूछा था अमलेंदु जी को कि आपको बदायूं को देखकर कुछ याद आता है क्या, तो मैं सोच रहा था शायद अमलेंदु जी शकील बदायूनी का नाम जरूर लेंगे, जो मोहब्बत का सबसे बड़ा नगमा निगार था, जिसने लिखा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल वाला जो गीत था। और वही प्रेम का संदेश देखिए कितना अच्छा पहुंचा है मुरादाबाद तक। वहां तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चाहिए, और एक भाजपा का वहां समर्थक निकला जो बड़ी इससे कह रहा है कि भाई भाजपा भी जीत जाएगी। तो उसी शकील बदायूं का एक बड़ा अच्छा शेर है। वो शेर है, कोई दिलकश नजारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, कोई दिलकश नजारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, तबीयत खुद बहल जाती है, बहलाई नहीं जाती। तो भाजपा के पास अब तबीयत बहलाने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढने बड़े आवश्यक हो गए हैं। तो सड़क पर उनके कार्यकर्ता से लेकर आप जाइए प्रधानमंत्री तक, तो हर कोई अब लगता है कि किसी तरीके से ये जो समय है निकल जाए, हार जीत जो होगी होगी, दिल बहलाने की कोशिश हर कोई कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को लेकर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपको याद होगा, सभी पैनलिस्ट को भी याद होगा, 1993 में एक महान एथलीट का प्रवेश हुआ था पोल वॉल्ट में, उसका नाम था संजय गुप्ता। 7 साल वो खेला था और उसने 35 बार अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा था। महानतम एथलीट में से एक वो माना जाता है संजय गुप्ता। मुझे लगता है इसका ठीक विपरीत भाजपा जो है वो गिरावट और पतन के लगातार नए जो है वो अपने ही नए पैरामीटर्स को सेट कर रही है कि हम कितना गिर सकते हैं। हमको हर बार लगता है कि नहीं, अब इससे ज्यादा नीचे तो शायद नहीं जाएगी, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं या उसके जो कार्यकर्ता हैं या प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सांसद और विधायक तक, ये हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं। तो ऐसा लगता है कि संजय गुप्ता ने तो 35 रिकॉर्ड तोड़े थे, भाजपा के जो संजय गुप्ता लोग जो है ये पता नहीं कितने रिकॉर्ड गिरावट के तोड़ सकते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और सोशल मीडिया पे एक बात और चल रही थी कि भाई आप जितना खराब वाणी का प्रयोग करेंगे, भाजपा में आपके चांसेस जो है वो उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट और दूंगा कि अभी देखिए, मुझे एक घटना याद रही 98 की 99 की शायद बात है। मैं उस समय बंबई के एक अखबार में चीफ रिपोर्टर था। अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी और उस समय ऐसा लग रहा था कि 2003 वगैरह में जब चुनाव होंगे, शायद 98-99 वगैरह की बात है, तो लग रहा था कि कांग्रेस जीती तो सोनिया गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगी, इस तरीके की चर्चा थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बंबई की सभा में कहा था कि देखिए आज का राजनीतिक विमर्श किस स्तर पर पहुंच गया है कि लोग कह रहे हैं कि सोनिया जी विधवा है, मैं कुंवारा हूं। उन्होंने बड़े गुस्से से कहा कि क्या आज हमारी राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है, क्या हमारी राजनीति इस स्तर पर तय होगी। राजीव जी, मेरा संवाददाता कॉपी जब लेके आया तो उसने लिख दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि क्या आज की राजनीति बिस्तर पर तय होगी। मैं आजन्म कांग्रेस का विरोधी होने के बाद मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी शायद ऐसा नहीं कह सकते, आप इस कॉपी को चेक कीजिए। उस समय ऑडियो भी बड़े आसानी से नहीं मिल पाते थे,
वो समय नहीं था सोशल मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो पाया गया कि हमारे संवाददाता ने सुनने में गलती की थी और उन्होंने कहा था कि इस स्तर पर तय होगी क्या, और इसने लिख दिया कि क्या राजनीति आज की बिस्तर पर तय होगी क्या। तो ये एक विश्वास था तमाम विरोधों के बाद भी मीडिया का राजनीतिक शुचिता के प्रति और राजनीति के लोगों का संवाददाताओं और पत्रकारों के प्रति। तो आज वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है और सबसे बड़ा खतरा जो है ये हमारे ओवरऑल लोकतंत्र को है, ये हम सब के सामने बड़ा स्पष्ट हो गया है। राजीव जी। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने भी सुना, क्या आपको गालिब का वो शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही सुनाई दे रहा है, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं बातें कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जब लाल टोपी देखते हैं तो ये दीदी ओ दीदी से शायद अपने आप को याद करते होंगे और शांत हो जाते हैं और अब भाजपा और योगी की बात करने लगे हैं। अभी देखिए, कल अमित शाह भी योगी की बात कर रहे थे, घोषित तौर पर योगी सामने हैं। और अगर योगी घोषित तौर पर हैं मुख्यमंत्री के रूप में, भाजपा के कैंडिडेट मुख्यमंत्री के रूप में, तो इसका क्या, उत्तर प्रदेश में आप खूब घूम रहे हैं, इसलिए भी ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि एक सीएम कैंडिडेट के रूप में योगी क्या सर्व स्वीकार्य हैं आज की तारीख में, भाजपा के अंदर भी और भाजपा के बाहर भी, जनता के बीच? राजीव जी, यही बात मैं रेखांकित करना चाहता था, यही बात मैं कहना चाहता था कि पहले फेज की जो पोलिंग हुई और उसका फीडबैक हम लोगों ने लिया, कहां कहां कैसा हुआ, और पहली फेज की वोटिंग के बाद जो रिएक्शन आता है, जो नैरेटिव में परिवर्तन आता है, उससे आप अंदाज लगाते हैं कि पोलिंग, आपका जो फीडबैक है वो सही है कि गलत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीडबैक हमारा था पोलिंग के बारे में वो फीडबैक सही था, क्योंकि अचानक से 2-3 बड़े परिवर्तन बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए हैं। मैं एक एक करके वो तीनों परिवर्तन आपको बताता हूं। एक परिवर्तन ये आया जिसका सीधा ताल्लुक पहले फेज की वोटिंग से भी है और उसका सीधा ताल्लुक अजय मिश्रा टेनी के लड़के की जमानत से भी है। इन दोनों घटनाओं के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो अब तक बीजेपी की सरकार आने की बात कर रहे थे, अब वो योगी की सरकार लाने की बात कर रहे हैं। मतलब योगी का नाम अब आ गया आगे। तो योगी का नाम क्यों आ गया आगे? क्या जमानत जो हुई उसमें कुछ कहानी है? क्या योगी बीजेपी के इलेक्शन को डिरेल करने की क्षमता रखते हैं और वो कर रहे हैं? क्योंकि उनका ठाकुरवाद वाला जो बयान था वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा था। तो क्या उनको पैसिफाई करने के लिए ये बयान दिया गया है? दूसरा परिवर्तन जो मैंने देखा कि वो फ्री राशन और फ्री स्कीम वाली बातें पीछे चली गई और हमने गुंडों को ठीक किया है, लॉ एंड ऑर्डर की बात आगे आई। यानी ये मुद्दा उनका काम कर रहा है, दूसरा मुद्दा नहीं काम कर रहा। तीसरी बात कि ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं पोलराइजेशन को लेकर। और आखिर बात कि कांग्रेस पर हमला बढ़ गया है। तो ये जो 3-4 परिवर्तन पहले फेज के बाद दिखाई दे रहे हैं, उससे एक तस्वीर सामने निकल रही है कि कांग्रेस से इनको नुकसान हो रहा है। इनका फ्री राशन फ्री स्कीम जो नैरेटिव था वो नहीं चला है। किसानों से इनको नुकसान हुआ है। अभी मुरादाबाद का आपका लाइव चल रहा था, उसमें जो लोग बोल रहे थे वो बात कर रहे सड़क की, वो बात कर रहे महंगाई की, वो बात कर रहे रोजगार की, और बीजेपी के नेता बात कुछ और कर रहे हैं। अखिलेश यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता कोई बिल्कुल नॉन कमिटेड, यानी किसी चीज का वादा नहीं करना चाहते,
70 साल पहले क्या हुआ था, गोवा में क्या हुआ था 47 में, यहाँ क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था, मतलब राहुल गांधी ने क्या कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे भाई अभी का आप बताओ और आगे क्या करोगे। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, प्रियंका गांधी भी आगे बता रही है कि क्या करेंगे, वो नौकरी विधान महिला सब कुछ बता रही है, अखिलेश यादव भी बता रहे हैं। बीजेपी अकेली पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जो ये नहीं बता रही कि अगले 5 साल बाद जब हम आएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये पहले फेज के बाद ये 4 नई चीजें बीजेपी के नैरेटिव में जुड़ी हैं। मैं रिकैप कर दूं कि योगी जी का नाम आगे आ गया, अभी तक नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य तो कतई नहीं लेते थे। कांग्रेस पे हमले बढ़े हैं और फ्री स्कीम्स की जो बातें थी वो पीछे चली गई हैं। और चौथी बात कि लॉ एंड ऑर्डर की बात को आगे बढ़ाया गया है। ये 4 तब्दीली जो है वो आई है पहले फेज की पोलिंग के बाद। इसका मतलब है कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या ये जो नैरेटिव बदल गया है और एक नई जो यहाँ नए नैरेटिव को डेवलप किया जा रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को कल अमित शाह भी आगे रख रहे थे, लगातार हम देख रहे हैं कि योगी जी को लाना है, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, क्या योगी उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरवाद के नाम पर इतने बदनाम हो चुके हैं, ब्राह्मण को लेकर के जो ब्राह्मण मतदाता हैं या ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, पिछले 5 साल तक एक तबका, मैं 100% नहीं कहूं लेकिन एक तबका जो है वो नाराजगी जाहिर करता रहा है। और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का गेन मतलब बीजेपी को घाटा, क्योंकि उसके पीछे की लॉजिक भी यही है कि जो ब्राह्मण हैं या इस जो लोग नाराज हैं बीजेपी से, उनके सामने एक पार्टी और वो भी राष्ट्रीय पार्टी वो सामने दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल अपने वोटर्स को एकत्र कर चुकी है और जो भीड़ दिखाई दे रही है अखिलेश यादव की सभाओं में वो उसका उदाहरण भी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या बीजेपी की नैया पार लगाने में सक्षम दिखाई देते हैं? दूसरे फेज की मैं बात कर रहा हूं, जब हम ऑलरेडी अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी उसके बाद अब अवध या बुंदेलखंड या पूर्वांचल की बात तो बाद की बात है, अभी की बात में आप इसको कहां देखते हैं? या फिर वही कहूं कि दिल को बहलाने हो गालिब ख्याल अच्छा है? देखिए, गालिब का ख्याल का तो मालूम पड़ेगा 10 मार्च को कि सचमुच में ये खाम ख्याली थी या हकीकत थी। एक बात बहुत स्पष्ट हमें समझना होगी कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच खुद को इन 5 सालों में विकल्पहीन बना लिया है। आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो किसने अपना शेरवानी कोट वोट तैयार करके और वो मंदिर में दर्शन भी कराए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री बनना था वे नहीं बने और योगी आदित्यनाथ बन गए। अभी भी इस चुनाव से पहले इस तरह की कवायदें चली कि योगी की बजाय वो जो ठाकुरवाद का आरोप है, वो जो तमाम और आरोप हैं, उनको लेकर केशव प्रसाद मौर्य का नाम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। लेकिन योगी अब उस स्थिति में है कि जहां पर अगर हम थोड़ा देशी हमारे चंबल की भाषा में कहें तो वो डट नहीं रहे। मोदी और शाह से योगी आदित्यनाथ डट नहीं रहे, अब उनके काबू में नहीं है फिलहाल। पहले चरण के मतदान के बाद जो भी आप लोग निष्कर्ष निकाल के ला रहे हैं, हमारे आपके निष्कर्षों से ज्यादा खुद सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम, उनके अपने तमाम तरीके की एजेंसी, सर्वे एजेंसियां, उन सबकी रपट पहुंच ही रही होंगी ना नरेंद्र मोदी के पास, अमित शाह और जेपी नड्डा के पास। तो वे अंत में ये समझ चुके हैं। मैं प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं, जो परिवर्तन आया पहले चरण के बाद वो यही आया है कि उनके चाहे गए पिच पर, उनकी जाजम पर हिंदू मुसलमान वाली, पाकिस्तान वाली, जिन्ना वाली, कब्रिस्तान शमशान वाली दंगे कैराना के याद दिलाए गए, कहा गया कि कमल को वोट नहीं देंगे तो दंगे होंगे। इस सबके बावजूद जब
मामला बनता नहीं दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है एक ऐसी दुखती रह गई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। मैं बाकी कारणों पर नहीं जाना चाह रहा, प्रशांत जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में अगला जो 3-6 चरणों का भी मतदान बाकी है, अभी 14 को परसों ही है, उसमें ये भय द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, आपके घरों से उठा ले जाएंगे, जमीनों पे कब्जे हो जाएंगे, मकानों पे हो जाएंगे, आदि इत्यादि। हो सकता है ये कार्ड थोड़ा सा चल जाए वहां आम जनमानस में, हम नहीं जानते उसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन अब ये हताशा भी दिखा रही है। एक, योगी आदित्यनाथ का नाम लेना बार बार मोदी शाह सब लोग ले रहे हैं, जो इससे पहले के पूरे अभियान में नहीं ले रहे थे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित हो गए, मुख्यमंत्री अभी तो वह है ही, भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर घोषित नहीं करती है, तो ऐसा हो गया है अब कि अब योगी को ही आना है। आज नरेंद्र मोदी ने 3 बार कहा आएंगे तो योगी ही, वो जो आम लोगों में नारा लगता है कार्यकर्ताओं वाला नारा जैसा लगाया प्रधानमंत्री ने। तो ये संदेश भी देने की कोशिश की गई कि अंदर खाने सब ठीक है, योगी ही दोबारा बनेंगे। वो जो चर्चाएं चल पड़ी थी, हो सकता है नतीजे के बाद केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाए, तो फिलहाल अगले 6 चरणों तक के लिए इस पर पानी डाल दिया गया है। राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है नतीजों के बाद फिर कोई पलटी मार दे शीर्ष नेतृत्व। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रही है, इसलिए बार बार वो अपना नैरेटिव बदलती है, और ये दूसरे चरण से पहले जो बदलाव है वो उसी असहज स्थिति का परिणाम मुझे दिखाई देता है। जी राजीव जी। जयशंकर जी, क्या आएगी तो भाजपा ही और आएंगे तो योगी ही, ये जो नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, जिस पे भी हम चर्चा भी कर रहे हैं, इस नारा और खासकर अगर देखें तो सेकेंड फेज, क्योंकि परसों मतदान है, सेकेंड फेज में आएंगे तो योगी ही, ये आपको लगता है क्या कि इसके दो मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं, एक ये कि चूंकि किसान नाराज हैं और ये बेल्ट किसानों का है, गन्ना बेल्ट पूरा, और वहां पर मोदी का नाम न लेकर, क्योंकि पहले ये होता था कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था, इस वक्त मोदी के नाम पे नहीं, मोदी ही योगी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या गन्ना बेल्ट में किसानों के बीच जो मोदी के नाम पर नाराजगी है, उससे अपने आप को किनारे करने की कोशिश मोदी ने खुद की है, प्रधानमंत्री मोदी ने, या योगी आदित्यनाथ को यहां ला करके, मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा आप समझाइए कि योगी आदित्यनाथ को यहां ला करके भाजपा क्या गेन करने वाली है परसों के चुनाव में? राजीव जी, कई वार्ताओं में हमने एक सूत्र वाक्य कहा था कि योगी आदित्यनाथ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शिखर नेतृत्व है, और खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के गले की हड्डी बन गए, जिन्हें ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उनको कई बार लगता है कि अगर ये आदमी इसके नेतृत्व में फिर से सरकार बन गई, जीत के आ गया, तो 2024 में यही दावेदारी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, और अगर जीत गया, सरकार बन गई, तो यही करेगा। फिर दूसरी तरफ लगता है कि साहब अगर पार्टी हार गई तो फिर ऐसे ही हो जाएगा कि फिर तो 2024 और खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी परिणामों का मंथन चलता रहता है, कभी ये योगी को आगे कर लेते हैं, कभी ये योगी को पीछे कर देते हैं। जैसे इनका जो संकल्प पत्र जारी किया या जो नारा, मुख्य नारा चलाया, तो उस बार ये कहा कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, अब की बार फिर योगी सरकार नहीं कहा। जो आधिकारिक रूप से जो कहने वाली बात थी, उसमें अब की बार फिर योगी सरकार नहीं कहा। तो लेकिन अब इनको लग रहा है कि तो मामला ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, कि पहले चरण की जो झांकी है या झलक है, वो मोदी जी कुछ भी बोले, उनके चेहरे पे जो हवाइयां उड़ रही थी, वो बता रही थी कि हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये लग रहा है कि भाई अगर ये भी नहीं रहा तो हम तो दोनों तरफ से मारे गए, मतलब जो है ना कि प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, तो मतलब ये भी नहीं रहेगा और पार्टी भी नहीं रहेगी, तो फिर मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सोचा होगा इन लोगों ने शायद कि भाई ठीक है, इसी नाम पर लड़ना है, चाहे मरना है, चाहे जीना है, जो भी हो, हारेगा तो कहेंगे भाई तुम्हारे कुकर्म थे, तुम्हारे कुकर्मों, तुम्हारी बदजबानी ने हरवा दिया पार्टी को, और जीत गए तो फिर देखेंगे कि कैसा बहुमत है। अगर ज्यादा बहुमत है तब तो फिर देखा जाएगा, नहीं कम है तो फिर विकल्प रहेगा, कोई और किसी और को बना देंगे मुख्यमंत्री, तब इसको ऐसे ही पैदल करके भेज देंगे घंटा बजाने के लिए। तो ये सारी बातें हैं उनके दिमाग में, लेकिन मुश्किल यही है, देखिए
आप देख लीजिए पहले चरण से लेकर के 7वें चरण तक हम लोग तो चूंकि अंतिम चरण हमारे ही इलाके में है, हम तो कोई सीट नहीं गिन पा रहे हैं। हमारे आजमगढ़ में, मऊ जिले में, गाजीपुर में कोई एक सीट कोई बता दे कि हाँ साहब ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, तो हम उससे थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमारे मतलब जब योगी और मोदी जी की पूरी लहर थी 2017 में, उस समय आजमगढ़ में सिर्फ एक सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और वो विधायक और उसके पिता रमाकांत यादव भी वही भाजपा में ही। तो आप समझ सकते हैं, तो स्थितियां तो ज्यादा बिगड़ती ही जा रही हैं। पहले चरण का हो गया, दूसरे चरण में पूरा का पूरा जो है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत जनाधार रहा है। और जैसे बदायूं की बात आप कर रहे थे, बदायूं की रैली की, देखिए पिछली बार लोकसभा का चुनाव बहुत मामूली अंतर से हार गए थे धर्मेंद्र यादव, और वहां संघमित्रा मौर्य जीती थी, जिनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इस बार तो जाहिर सी बात है कि संघमित्रा मौर्य का भी समर्थन वहां रहेगा, अंदरूनी समर्थन, क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं, वो अभी पार्टी छोड़कर नहीं जा सकती हैं। पार्टी के लोग निकाल देंगे तो अलग बात है, उसी का इंतजार कर रही होंगी वो, तो अब उनका भी समर्थन है। तो जो कोयरी कुशवाहा मतदाता उस इलाके के थे, उन लोगों ने पिछली बार खुल करके भाजपा के साथ दिया, इस बार वो लोग नहीं है। सैनी समाज के लोग इस बार उनके साथ नहीं है, तो हालत और बुरी होने वाली है। हमको लगता है कि जो पहले चरण में जो हालत रही है, उससे ज्यादा बुरी हालत इन 55 सीटों में होने वाली है, जो दूसरे चरण में जिनका जहां मतदान होने वाला है। इसलिए देखिए, अब वो इस तरह की बातें करते हैं, देखिए वचनम किम दरिद्रताम, उसमें बोलने में तो आपको कुछ लगता नहीं है, कुछ भी कर दीजिए कि हम सारा चुनाव जीत रहे हैं, सारा उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं, सारा पंजाब भी जीत रहे हैं, पंजाब में भी सरकार बन रही है, अमरिंदर सिंह के बनवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो कहने में तो कुछ ज्यादा नहीं है, 10 मार्च तक तो हम भी कुछ कर सकते हैं, वो आप भी कुछ कर सकते हैं, तो उसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन वही हम कर रहे हैं कि योगी जी के साथ ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि योगी जी को कहा क्या करना है, कैसे उनसे कैसे निपटना है, क्योंकि मन से अंदर से तो कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन है कि अगर बचा कुचा वही है, अगर वो भी चला गया तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं अपने पास। तो शायद ये रणनीति एक हो सकती है, ताकि उनका नाम उछाला गया, हारेंगे तो तेरे कर्म और जीतेंगे तो हमारे तो है ही है साथ में हम। जी, तो तेरे कर्म, जीतेंगे तो हम साथ साथ हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी अगर सुन रहे होंगे आप तो बताइए, अमलेंदु उपाध्याय जी, अमलेंदु जी अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 जो है वो क्या पहले पार्ट से भी ज्यादा रुला रहा है बीजेपी को? जी निश्चित तौर पे मैंने पहले जैसे कहा कि जी कह रहे हैं जी, नहीं मैं ये कह रहा था कि बिजनौर ने झांकी दिखा दी है। बिजनौर में चुनावी मौसम इतना खराब हो गया कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर ने मना कर दिया कि हम नहीं उतर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इससे भी। बाकी तो अमलेंदु जी उनके साथ तो हम भी गए थे बदायूं, तो काफी है। जी अमलेंदु जी, जी राजीव जी, निश्चित तौर पे ये चरण जो है दूसरा, ये तो आप समझिए कि ये क्लीन स्वीप वाला एक तरीके से गठबंधन का है, जिसको कहा जाए क्लीन स्वीप वाली स्थिति है वो है। और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे जो वो अब लगता नहीं है कि यूपी में अब रहने वाले हैं। दूसरा जो मोदी जी बाबा योगी जप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी अब तय कर चुके हैं कि अब धारा जो है वो अपने सिर पर नहीं, और उसके लिए उन्होंने पकड़ लिया है। क्योंकि पहले तो अभी तक योगी जी का नाम लिया ही नहीं जा रहा था, कभी पिया जा रहा था गाड़ी के कंधे पे हाथ रखा, अभी कुछ किया जा रहा था। अब वो बार बार जो है योगी हो रहे हैं, तो ये जो योगी जी के नाम की माला जपी जा रही है, तो ये प्रधानमंत्री के पास सारी सूचनाएं हैं कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये उसकी जिम्मेदारी जो है योगी जी की तय करने के लिए, और एक तीर से जो है 2 निशाने होंगे कि योगी जी निपट भी जाएंगे, और 24 के लिए जो विकल्प की जो बात सोच रहे थे योगी जी। और अच्छी बात है भाई, किसी भी व्यक्ति के मन में जो है वो ये लड्डू फूट सकते हैं, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। योगी जी तो फिर भी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, साधारण सा कार्यकर्ता भी सोच सकता है। मोदी जी ने थोड़ी सोचा था कि वो कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश के, बकौल उनके ही जब वो चाय बेचा करते थे तब उन्होंने थोड़ा कि वो जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी है, बन गए प्रधानमंत्री, जनता ने बना दिया। तो इसलिए जो है तो एक तरीके से योगी जी का पत्ता जो है वो साफ किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये है। और इसीलिए अब मोदी जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, और जो उनकी शैली है उसमें वो जो ठसक नहीं है जिसे कहा जाता है, जो उनकी मानी जाती है मोदी जी की,
साफ संकेत दे रहे हैं कि वो आईना देख कर निकल रहे हैं और योगी जी को भी आईना बार बार दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जिस आईने की वो मतलब बात कर रहे थे कि चेहरे लटके हुए हैं, तो बार बार आईना जो है वो कि चेहरे जो है वो किस तरीके के हो रहे हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि अब आगे जो आने वाला समय होता है उसमें और क्या क्या चीज होती है। दूसरा एक तो बड़ी अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई, जो भी आप कहिए, जो भी, अमित शाह जी जो है वो इस समय सीन से गायब हो गए हैं एकदम से। बताया जाता है कि कोई पोस्टर छपा था, विज्ञापन छपे थे, उसमें अमित शाह जी का फोटो नहीं था, भाजपा का जो विज्ञापन छपा उसमें कुछ। तो अमित शाह जी क्यों गायब हो गए हैं, अब ये उत्तर प्रदेश की भाजपा बताएगी, क्योंकि विज्ञापन तो उत्तर प्रदेश की भाजपा की तरफ से जारी हुआ था। तो हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले दिनों से कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब ठीक ठाक, तो सब ठीक ठाक नहीं भी है। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनती भी है तो मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान योगी जी को होगा। और शायद इस नीचे तक पहुंच, जो स्वयं सेवक है उन तक संदेश पहुंच रहा है कि सरकार नहीं भी बनती है तो कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा जो गठबंधन का वोटर है वो एकदम तैयार है कि इनको सबक सिखाना है। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति जो है मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। बाकी अब समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सब समय के ऊपर, जनता के ऊपर ही निर्भर करता है। राजीव जी, पहले चरण का मतदान हो चुका है और ये दूसरे चरण का मतदान अभी होना है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, एक सवाल बार बार सामने मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि योगी के नाम पर अगर चुनाव भाजपा लड़ रही है, आपको क्या लगता है, फायदा या नुकसान? ये फायदा नुकसान की बात राजीव जी से ज्यादा जो है ये है कि जीत का या हार का, जो जीत का सेहरा या हार की जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी जाए। तो जब ये हम लोगों को, आपको याद होगा कि जब हम पहले फेज की कैंपेन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे तो ये बात आई थी कि बंगाल में प्रधानमंत्री का नाम आगे रखा गया, बंगाल में बुरी तरह से हार हुई और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी वही काम अगर हो जाएगा तो 2024 की जो दावेदारी है वो कमजोर होगी, प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग कमजोर होगी। ये 56 इंच में जिसमें कि बड़े सारे छेद हो चुके हैं ऑलरेडी, बड़ा छेद हो जाएगा उत्तर प्रदेश की हार के बाद। मुझे लगता है कि पहले फेज की फीडबैक के बाद योगी का नाम इसीलिए आगे किया गया है कि ये कहीं कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो वो योगी जी के ही मत्थे जाए और ये प्रधानमंत्री को, मोदी साहब को निकालने की उसमें से, उत्तर प्रदेश से ये योजना है। इसीलिए आप देखिए कि वो उत्तर प्रदेश में गए नहीं पहले फेज में, उसके बाद गए तो एक हेलीकॉप्टर उनका उतर नहीं पाया। तो ये दूर दूर उत्तर प्रदेश से रह रहे हैं और क्योंकि अभी मैसेज बड़ा गड़बड़ जाता कि दूसरे फेज में भी नहीं गए, इसलिए गए तो उन्होंने योगी का नाम आगे किया। ये बहुत सोचे समझे ढंग से किया गया है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये। लेकिन परसों गोवा में भी चुनाव है और चुनाव उत्तराखंड में भी है। दीपक पाचपोर जी, गोवा को लेकर के क्या खबर आ रही है आप तक, जरा समझना चाहूंगा। इसलिए भी, हालांकि परसों गोवा से तमाम साथी जुड़ेंगे, वहां की बातें तो बताएंगे ही, लेकिन आपके पास क्या खबरें हैं? और खासकर बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस वहां लड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से गुजर रही है। क्या कुछ है आपके पास में? जी देखिए, मेरी वहां के संवाददाता से भी बात हो रही थी और एक दो पत्रकारों से, खासकर अपने साथ जो जुड़ते हैं किशोर जी से, तो वो ये जरूर बता रहे थे कि अब मामला और काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जिसको मल्टी कॉर्नर कह रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि उसमें पहले एक अंदेशा ऐसा था कि बीजेपी के लिहाज से फायदा ये हो रहा था कि अगर ये दोनों तीनों पार्टियां आपस में लड़ती हैं तो फायदा शायद भाजपा को हो जाएगा। लेकिन इस समय जैसे उत्तर प्रदेश में भी ये बात चल रही है कि भाई वोट उसे दीजिए जो जीते, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गोवा के लोग अब ये मानसिकता बना रहे हैं और बड़े वो टटोल रहे हैं। अब निश्चित रूप से उन्होंने निर्णय ले लिया होगा और गोवा के जो मतदाता हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं और उन्होंने काफी समय तक लंबी और राजनीतिक अस्थिरता भी देखी है, दांवपेच भी देखे हैं, उठापटक चुनी हुई
जो सरकार जिसको बनना चाहिए था उसका हक कोई और मार ले गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि यह मौका गोवा के जो मतदाता हैं वो शायद नहीं देंगे और शायद जैसा कहा जाता है कि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होगा, वैसा फायदा कुछ अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। आगे अब देखिए कल और परसों में क्या होता है। परसों जब मत पेटियों तक पहुंचेंगे गोवा के लोग तो क्या सोच के जाते हैं, ये देखना निश्चित रूप से बड़ा दिलचस्प रहेगा। राजीव जी। जयशंकर जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ हम उत्तर प्रदेश की बात तो कर ही रहे हैं, गोवा में भी मतदान है, उत्तराखंड में मतदान है परसों, और मणिपुर भी आने वाले समय में, पंजाब भी है। कांग्रेस पर जो हमला दिखाई दे रहा है, क्या ये उत्तर प्रदेश के अलावा जो 4 प्रदेश हैं वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी थोड़ी उसकी बीजेपी की बौखलाहट कुछ ज्यादा है? क्योंकि पंजाब में भी बीजेपी का दांव नहीं चल पाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गए, फिर उत्तराखंड में जो कुछ भी बचा हुआ था 50-50 की बातें हो रही थी, लेकिन अब उससे भी बाहर निकल चुके हैं। गोवा की बात अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर कह ही रहे हैं कि वहां भी अब 2 दलीय मामला हो गया है कि जो जीत रहा है उसको दो। मणिपुर का हाल आप अच्छी तरह से जानते हैं, जरा विश्लेषण करिए। चुनाव में 2 तरह के एक सेकंड, अरे एक सेकंड, हेलो, हाँ आ रही आवाज आ रही है आपकी। हाँ, नहीं, 2 तरह के ध्रुवीकरण की बात हुई थी इस चुनाव में। एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात हुई थी, दूसरे राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात जनता कर रही थी। तो धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो इस बार हो नहीं पाया, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत साफ दिखाई देने लगा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाम सपा गठबंधन हो गया है, बाकी पार्टियां मजबूत पार्टियां रही हैं। कांग्रेस में भी काफी उत्साह भरा प्रियंका गांधी ने। बहुजन समाज पार्टी तो लगता है लड़ाई लड़ने से पहले ही हार मान के बैठ गई थी, हालांकि उसके पास फिर भी उसका एक परंपरागत और ठोस जनाधार रहा है। अब वो किधर जाएगा वो देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन इन सारे लोगों को अलग थलग करके मतदाताओं ने तय कर लिया कि इस बार अगर भाजपा का विरोध करना है तो सपा और उसके गठबंधन के दलों को हम चुनाव में जिताएंगे। उसी तरह से उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, गोवा में जितने धूमधाम से आई थी ममता बनर्जी, उनके तृणमूल कांग्रेस, आज उनकी हालत सबसे खराब हो गई है। मुझे लगता है कि उनके किसी उम्मीदवार की जमानत बच भी पाएगी, ये सोचने वाली बात बता रहे हैं लोग। तो सीधे सीधे हो गया है कि वहां भी भाजपा बनाम कांग्रेस। अब देखिए, भाजपा को, मोदी जी को डर अखिलेश यादव से उससे उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जीतेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय दल है, अपना मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। डर यह है कि कांग्रेस अगर 4 राज्यों में चुनाव जीत के आ जाती है तो फिर 2024 के लिए उसकी दावेदारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ये सबसे बड़ा डर को सता रहा है कि अगर पंजाब जीत गए, गोवा जीत गए और मणिपुर जीत गए, उत्तराखंड जीत गए, तो इसी साल जब नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की तो झलक मिल गई थी उपचुनाव में साफ साफ की वहां सरकार जाने वाली है, बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन गुजरात भी हाथ से निकल सकता है। उसी के बाद फिर एक पर एक और कई राज्यों में चुनाव होंगे और फिर 2024 होगा। तो इसलिए कांग्रेस के खिलाफ वो एक आक्रामक जो रवैया अपनाते हैं मोदी जी या अमित शाह जी या उनकी पार्टी के लोग, उसका मेन मुख्य मकसद यही होता है, यही है सोच कि अगर इन 4 राज्यों में जीत गई कांग्रेस तो एक संजीवनी उसको मिल जाएगी, राजनीतिक संजीवनी मिल जाएगी, और उसका इस्तेमाल करके वो अपनी दावेदारी को पुख्ता कर सकेगी 2024 के लिए। इसलिए वो ज्यादा इनके खिलाफ आक्रामक है। जी राजीव जी, आप क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? प्रशांत जी की आवाज जी। हाँ, नहीं, मेरी आवाज है, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, गोवा के बारे में बहुत 2-3 मतलब 30 सेकंड में बात अपनी रख दूं। पहली बात कि गोवा ने तृणमूल कांग्रेस में ही बंटवारा कर दिया और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी वहां गई नहीं। प्रशांत किशोर जो उनके एडवाइजर थे, उनकी छुट्टी होने की बात मीडिया में आ रही है। उन्हीं की कंपनी की तरफ से ट्वीट भी आया आईपैक की तरफ से कि वो अब तृणमूल कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद अभिषेक बनर्जी अपना पद छोड़ना चाहते हैं। अभिषेक बनर्जी ही प्रशांत किशोर को लेके गए, अभिषेक बनर्जी ही गोवा का काम देख रहे हैं।
तो अब जैसे दीपक जी कह रहे थे कि जो मेरा फीडबैक है, जो मैंने पता किया कि लगभग वहां पे 35 सीटों पे 40 में से 35 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस ही है आमने सामने। 5 सीटों पे कोई अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो होगा, वो भी बहुत नॉमिनल होगा। वहां के लोगों की एक बड़ी मांग थी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता ने पिछली बार बीजेपी को हराया था। बीजेपी तो जो रिसोर्ट की पॉलिटिक्स है, एमएलए को खरीद की सरकार बनाया था, लेकिन तो उसमें एक बड़ी मांग वहां के लोगों की थी कि किसी भी दल बदलू को कांग्रेस टिकट न दे, तो वो कांग्रेस ने नहीं दिया, एकदम नई टीम लेके आए। चिदम्बरम गए और चिदम्बरम पहली बार इस तरीके से काम करते हुए दिखाई दिए माइक्रो लेवल पे। और जो मुझे जानकारी मिलती है कि चिदम्बरम और वहां के लोकल यूनिट ने गोवा की जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको बहुत चाक चौबंद किया है इलेक्शन के लिए। इन सब चीजों का असर हमको दिखाई देगा पोलिंग में। और एक और बहुत बड़ी बात जो गोवा में है, जो खासकर जो जिसको कैथोलिक बेल्ट कहते हैं, वही कोल बेल्ट भी है, जहां से लगभग 25 एमएलए वहां से आते हैं। 25 एमएलए का स्ट्रेंथ है उसके पास। वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा कोल हब को लेकर है, और वो कोल हब की बात तीनों पार्टियां नहीं कर रही हैं। बीजेपी तो नहीं करेगी क्योंकि वो तो उनके साथी है, और बाकी दोनों पार्टियां भी कोल हब की बात नहीं कर रही हैं। कल राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ वहां कहा कि हम कोल हब नहीं बनने देंगे गोवा में। तो अब देखते हैं कैसे क्या राजनीति होती है, लेकिन वहां पे जैसे दीपक जी ने कहा कि लगभग 35 सीटों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस और बीजेपी गोवा की बात कर रहे हैं दोस्तों, और 40 सीटों वाला गोवा जो है, यानी 40 सीटों की विधानसभा है गोवा की, जहां परसों मतदान होना है 40 की 40 सीटों पर। और इधर उत्तराखंड जहां 70 सीटें हैं, 70 की 70 सीटों पर, यानी 14 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सियासत के हिसाब से देखें, इस देश के लोकतंत्र के हिसाब से देखें, क्योंकि लोक पर्व है 14 तारीख को। इसलिए आप जो जहां भी हैं अपने मतों का प्रयोग जरूर कीजिए, अपने अपने घर से बाहर निकलिए और अपना जो चाहते हैं कि जिस दल को, जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसे वोट दे करके ही आइए। परसेंटेज बढ़ाइए जरूर जाकर के। हालांकि ये काम चुनाव आयोग का है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ये अपील करें। और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। बहुत देर से आप लोगों का समय ले रहा हूं, और खासकर उत्तर प्रदेश पर नजरें टिकी हुई हैं, इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले फेज में जो 10 तारीख को जो मतदान संपन्न कराए गए हैं, उस मतदान में ये कहा जा रहा है कि यहां अगर अलीगढ़ और आगरा ने थोड़ा बहुत बचा लिया, वरना सुपड़ा साफ था। तो क्या सेकेंड फेज में, जैसे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय अभी कह रहे थे कि सेकेंड फेज तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है, वो भी देखना होगा, क्योंकि अभी समय है। और हमारे तमाम साथी, सहयोगी, संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, जिसके आधार पर हम आप लोगों तक पहुंचते हैं और आप लोगों को वैसी खबरें और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ अभी इस वक्त 4 साथी जुड़े रहे। आप चारों को बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रशांत टंडन जी आपको, दीपक पाचपोर जी आपको, जयशंकर गुप्त जी आपको और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, तो राकेश पाठक जी को भी बहुत धन्यवाद। और साथ में यहां हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अलग अलग मंचों से हमारे इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। जो जहां देख रहा है वहां कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि कमेंट कर रहे हैं। जावेद इकबाल कह रहे हैं इस बार गोवा में भी बीजेपी की हालत नाजुक है। जावेद इकबाल हमारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हरिओम भी हमारे साथ बने हुए हैं, शानू कुरैशी भी हैं, बहुत सारे साथी, शैलेश यादव भी हैं जो कह रहे हैं अब की बार मोदी जी का बनवास होगा। सर जी कितनी बार प्रधान सेवक बनकर रहेंगे। और जहां आलम बर भुइया भी हमारे साथ में हैं, अफरोज आलम भी हैं, कह रहे हैं, अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर मोदी मरी हुई बेटी को बगल में दबाकर रैलियों में अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को कोस रहे हैं। मोदी पास्ट में जीने वाली
पार्टी है, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं। फिर कामोद बराव भी है हमारे साथ जो कह रहे हैं, बरुआ जो गुड नाइट लिख रहे हैं, शिवांगी श्रीवास्तव हैं, अखिलेश सरकार शिवांगी लिख रही हैं, और तस्लीम सर भी हैं हमारे साथ में जो कांग्रेस की बात लिख रहे हैं। जीएस घनश्याम लिख रहे हैं, घनश्याम शर्मा जी पशुहारी बलिया से जुड़ते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी कांग्रेस पर ओछी टिप्पणी से कहीं से भी भाजपा का भला नहीं होने वाला, भाजपा अपनी हार से बौखला गई है। जय जनता जय समाजवाद। तो और इसी तरह निवेश मीणा हैं हमारे साथ में, सरवन कुमार हैं, और अली राजा वेरी गुड डीवी लाइव लिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम, रविवार है लेकिन कल शाम 7 बजे आपके बीच, 7 नहीं 6:30 बजे आप लोगों के बीच हाजिर होंगे, कुछ खबरों के साथ, दिन भर की चर्चा के साथ, क्योंकि परसों मतदान है और परसों तो आपके सामने कितने बजे हम आएंगे उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन कल 6:30 बजे शाम आप लोगों के बीच कुछ खबरों के साथ, कुछ पैनलिस्टों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जिनका इंतजार हमें बेसब्री से रहता है, आप सबका साथ रहे तो फिर बात ही कुछ और हो। डॉक्टर दिनेश भी और ऐसे ही बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को देखते रहे, हमारे दूसरे कार्यक्रम को देखिए, जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ। और साथ में अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।